हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ एडटेक चैनल। सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। तो आज हमारी पहली क्लास है कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड करंट अफेयर्स की। ये क्लास जो है वो सभी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो स्टेट सर्विसेज के लिए हो या सेंट्रल सर्विसेज के लिए हो। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि हम जो टॉपिक्स इसमें कवर कर रहे हैं वो थोड़े अनयूजुअल रहेंगे। अनयूजुअल इन द सेंस कि आप नॉर्मल न्यूज़ तो पढ़ ही लेते हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उसकी तो आपको जानकारी हमेशा रहती है क्योंकि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। बट अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसी न्यूज़ से थोड़े नज़रअंदाज कर लेते हैं जो हमें लगता है कि नहीं, इसमें से कोई सवाल नहीं आएगा या वो पेपर के किसी कोने में होती है अक्सर, तो हम उन्हें स्किप कर देते हैं। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसी सभी न्यूज़ को प्रॉपरली कवर करें ताकि आप जितने से जितना ज़्यादा हो सके करंट अफेयर्स में अपना स्कोर अच्छा बना सके। मैं ये भी बात आपको बता दूं कि मेरा ये टारगेट नहीं है कि आप सिर्फ अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करें, बिकॉज अवर अल्टीमेट गोल इज़ कि आपके पास आपकी जो है जॉब होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए फाइनल राउंड में, बिकॉज दैट इज़ व्हाट मैटर्स। आप किसी को जाकर ये नहीं कहोगे कि मेरे प्रीलिम्स में 160 मार्क्स आए हैं यूपीएससी में, या मैंने आरएएस में इतना स्कोर किया, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में मेरा इतना स्कोर था। दैट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर। व्हाट मैटर्स इज एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, राइट? तो हमारा फोकस सिर्फ वन साइडेड नहीं रहेगा कि मैं आपको प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स करवा दूं कि ठीक है ये टॉपिक्स है, ये रिलेटेड चीज़ें हैं, इतना फैक्ट आप याद कर लीजिए। व्हाट आई वांट इज़ कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इन करंट अफेयर्स की क्लासेस में, आई वांट यू टू क्रिएट अ बुक। वी विल कॉल इट द अल्टीमेट डेटा बुक। ओके, कैसे ये आपको हेल्प करेगी, लेट अस चेक। तो जैसे कि आप उसमें वेरियस इंडेक्सेस बनाइए, ठीक है? आपको क्या करना है, अपनी बुक में बहुत सारे इंडेक्सेस क्रिएट करने हैं, मतलब आप मल्टीपल पेजेस, एक पेज पे आप एक ही टॉपिक लिखेंगे। आपने उस पे लिख दिया इकोनॉमी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेटा जो है वो आपको इकोनॉमी में मिलेगा। उसके बाद आप अपना टॉपिक ले लीजिए, एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स होते हैं, काफ़ी डेटा आता है। इस तरीके से आप कॉलम बना लीजिए। आपने बना लिया एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है? इस तरीके से आप अपने नोटबुक में इंडेक्सेस बनाइए। फिर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिख लीजिए, जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है उस टॉपिक का आपने नाम लिया। सपोज इकोनॉमी में हमने कुछ मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड डेटा लिखा है, तो मैंने यहाँ लिखा मॉनेटरी पॉलिसी। इसके आगे आप इसका पेज नंबर मेंशन कर दीजिए। सपोज इसका डेटा मैंने पेज नंबर 3 पे लिखा है। पेज नंबर 3 आपको, जैसे अगर ये आपका पेज है नंबर 3, सो यू आर सपोज टू लीव एटलीस्ट 3 सच पेजेस, यानी कि 3, 4 एंड 5th आप किसको डेडिकेट कर रहे हो? यू आर डेडिकेटिंग दैट एंटायरली टू मॉनेटरी पॉलिसी। वाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि ऐसा नहीं है एक ही बार मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज़ आएगी, एक ही बार उसका डेटा आएगा। थ्रू आउट द ईयर डेटा आपका आता रहेगा एंड यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग इट। वाई एम आई टेलिंग यू टू डू दिस? इसमें मेरा पर्सनली तो कोई फ़ायदा है नहीं। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर मेंस पेपर। जहाँ पर भी आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया, यू विल बी एबल टू रिकॉल इट कि अच्छा ये डेटा था, एंड आपने जो अपना कंटेंट लिखा है उसको आप अपने डेटा से सपोर्ट करेंगे, बिकॉज अ बैक सपोर्ट इज़ वेरी मच नेसेसरी। मान लीजिए कि आपको अपने मेंस में आपने एक आंसर लिखा है, 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था, यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड 4 marks, okay, 4 to 4.5, because of your data, because of the studies you have mentioned, you there is a higher probability that you will score around 6 to 6.5 in that same answer. एंड माइंड इट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम हो, इवन 0.5 मार्क्स आर वेरी क्रूशियल, राइट? मुझे नहीं पता इंटरव्यू में सामने मेरे पैनल में कौन बैठा होगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। मुझे ये भी नहीं पता कि उस दिन पैनल का मूड कैसा है। आर दे वेरी हैप्पी, दे आर गोइंग टू गिव मी मार्क्स इन अबंडेंस? दे आर नॉट, घर से झगड़ा करके आए हैं, मेरे मार्क्स काट दिए, राइट? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है।
सो इंटरव्यू के मार्क्स मेरे हाथ में पूरी तरीके से नहीं है. देर आर अ चांस ऑफ +-20 मार्क्स. ओके, बट ये मेंस के मार्क्स मेरे हाथ में है. मैं अपना कंटेंट खुद से बना सकती हूँ. मैं अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बना सकती हूँ, सो दैट द एग्जामिनर जिसने भी मेरी कॉपी को इवेलुएट किया है, ही विल बी सेटिस्फाइड दैट येस द पर्सन इज फुल्ली अवेयर एंड इट्स नॉट दैट द पर्सन हैज़ जस्ट क्रैम्ड अप द डेटा. ओके, उन्हें ये चीज़ पता रहेगी कि हाँ, इनके पास जो भी स्टेटमेंट ये दे रहे हैं उसका एक बैक सपोर्ट ज़रूर प्रेजेंट है. ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. नाउ let me see the first news for today. I wouldn't call it a news. Okay, हाँ, ये न्यूज़पेपर में ज़रूर आई है, बट आई एम नॉट गोइंग टू कॉल इट अ न्यूज़. आई विल मैंशन इट एज आर्टिकल बिकॉज दैट इज़ मच मोर यूजफुल. थोड़ा न्यूज़ सुनकर हमें लगता है कि ऊपर की ये जो पहली 2 लाइनें हैं ये पढ़ ली एंड दैट इज़ इनफ, बट नो, वी आर गोइंग टू लुक फर्दर इन टू इट. Let me also clarify that this class will be conducted daily at 7 p.m. So I want this class to be as interactive as possible. मेक श्योर कि आप हर पॉइंट पे, अगर मैंने कुछ कहा है, अगर आपके मन में कोई डाउट है उसको लेकर, कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है, देन मेंशन इन द कमेंट. एंड इफ़ यू वांट टू डिस्कस द टॉपिक फर्दर, इफ़ यू वांट टू हैव अ डिबेट राउंड ऑन द सेम थिंग कि आपका ओपिनियन क्या है, यू वांट टू शेयर, or maybe you have a question that ma'am how to use this topic in my mains answer writing, then we are always available. The whole team of Siddharth EdTech is available for your help. तो आप कनेक्टेड रहिए. आप कमेंट्स में जो भी आपके मन में डाउट आ रहे हैं उसे ज़रूर पोस्ट करिए. वी आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट. ऑल राइट, सो लेट्स मूव फर्दर. सो द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू स्पाइक इन pollution. We all know the pollution is increased. Climate change is the major reason for this increased. Because of this pollution, the climate change is also happening, and it is causing a lot of, I would say, disturbances throughout the world in lot of natural phenomenons, like rainfall has decreased. कभी floods आ रहे हैं कहीं पर, कभी earthquake आ रहे हैं. The frequencies have increased. But is this the news? This is not going to help me in any way, right? What's the news? I'll tell you. So Lancet Planet Health has recently conducted a study. It regularly conducts a study, but हम recently बोल रहे हैं क्योंकि ये अभी mention हुआ है. Okay, so what does this study say? ये हमें बताता है that about 11.5%. See, out of 100, 11.5 is a pretty good number. And they are saying about 11.5% of annual deaths, यानी कि पूरे साल में जितनी भी डेथ हुई है दिल्ली में, वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली सिटी, तो जितनी भी डेथ हुई है पूरे साल दिल्ली में, उसमें से 11.5% इज कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन. जस्ट थिंक अबाउट इट. जस्ट टेक अ मोमेंट, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. आई वॉन्ट यू टू थिंक एज अ ह्यूमन. एक बार आप सोच के देखिए, एयर पॉल्यूशन की वजह से डेथ हो रही है, इंसान बीमार नहीं पड़ रहा, right? The ultimate thing is happening that we have lost 11.5% of population, and mind, we are talking about human population right now. We have no idea about how much it has caused the deaths for the animal, and how much fauna has been disturbed. We haven't discussed that yet. We are talking about the humans. So Delhi में जो ये है 11.5%, and in Bangalore it is about 4.8%. Now, why Delhi and Bangalore has been considered? There were many other cities in the studies. Okay, और भी बहुत अच्छी अच्छी cities थी जिन्हें हम अक्सर metro cities के नाम से या cosmopolitan cities के नाम से जाने जाते हैं. ऐसी cities है. So many other cities were included, but we are considering this too. Bangalore में जो है ये है 4.8%. So this much of death have happened. But the more concerning fact is that out of 30,000 death, okay, example लिया है, out of this 30,000 death, we can say nearly 7.2% in the 10 cities that were included in the survey. In these 10 cities, the death were due to a particular pollutant. Which was the pollutant? We don't have a name, but we have a category. Those were PM 2.5. What is it?
PM 2.5. आपने एक और नाम सुना होगा PM 10. Now what is this PM 2.5 and PM 10? Please don't tell me प्राइम मिनिस्टर का नया, राइट, डोंट टेल मी कि उनका नया एक साल है PM 3.0 एंड एवरीथिंग. नो, इट्स नॉट दैट. उनकी कोई नया सेशन या कुछ भी नहीं है. इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट. यू मस्ट बी अवेयर PM मीन्स पार्टिक्यूलेट मैटर. मैटर हम सभी जानते हैं क्या होता है. एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर. बट व्हाट इज पार्टिक्यूलेट मैटर? Particulate matter are such solid or liquid things that are in the atmosphere. ठीक है, मैं अभी इस कमरे में हूँ, यहाँ पर आपकी क्लास ले रही हूँ, राइट. यहाँ पर एयर है मेरे सराउंडिंग में. इस एयर में ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे हैं जो मैं अभी नहीं देख सकती. कई बार ये विजिबल भी होते हैं. इफ़ यू वांट टू ट्राई इट आउट, आप किसी ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ सामने से सनलाइट आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे गिर रही है. तो आप उसके एक पर्टिकुलर एंगल में बैठेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ है हवा में, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ कचरे जैसा है, या देयर इज समथिंग प्रेजेंट. सो व्हाट आर दैट? इट कुड बी डस्ट पार्टिकल्स, इट कुड बी माइक्रोब्स, इट कुड बी एनीथिंग. स्मोक हो सकता है, स्मोक पार्टिकल्स हो सकते, इट कुड बी सूट, राइट. एनीथिंग कुड बी पॉसिबल. सो इनका हम कैटेगराइजेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द डायामीटर ऑफ दैट पार्टिकल. तो इन जनरल इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया है पार्टिकुलेट मैटर. इसको मैं शॉर्ट में कहूँगी PM. एंड डिपेंडिंग ऑन द डायामीटर दे आर नेम्ड एज 2.5 एंड 10. तो आपका क्वेश्चन होगा कि मैम 10 से बड़े भी पार्टिकुलेट मैटर्स होते होंगे. बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं. ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर्स वेरियस साइजेस के होते हैं. बट व्हाई डू वी कंसीडर दीज टू ओनली? बिकॉज particulate matters less than 10 micrometer, this is the unit, the SI unit is micrometer. So particles that are less than 10 micrometer are usually harmful to the human body. How are they harmful? We usually inhale these particles. ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे सांस की जो नली है उसमें जाती हैं. समटाइम्स दिस पार्टिकल्स आर सो स्मॉल कि वो हमारे लंग्स के लास्ट एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं. एंड देन दे मे कॉज ब्लॉकेज या वेरियस अदर डिजीजेज होती है, राइट. सो दिस इज वाई वी कंसिडर दिस टू. नाउ फ्रॉम दिस आर्टिकल what did we get to learn? Let's take this. Okay, let us try to recapitulate कि इस particular article से हमें क्या क्या पता चला. So we got the data that the number of death caused by the pollutants have increased. In which cities we have got a percentage, right? Who conducted the study? It is better. It is just two words. So you can add it in your answer and it will be that you remember. Examiner को हमेशा ये लगेगा that you remember that who conducted this study, and that is very much important. आज मैं होकर खड़ी होके बोल देती हूँ कि okay, climate change is not happening. No, मुझे गर्मी नहीं लग रही है. So climate change is not happening. So are you people going to believe it? कि नहीं, मैम ने बोल दिया नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है. Are you going to believe that? No. We will believe a study. Okay, a group of people, scientists or an institution that is well renowned. मैं ऐसी भी किसी रैंडम स्टडी पे बिलीव नहीं करूँगी कि मोहल्ला मोर्चा समिति ने बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी मृत्यु दर हो गई है. नो, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव दैट. ठीक है, मुझे उसके प्रूफ चाहिए. हाँ, अगर वो भी मुझे अच्छे से प्रूफ एविडेंसेस ला के देते हैं मेरे सामने, अगर वो रखते हैं कि हाँ ये सारे प्रूफ्स है, वी कंडक्टेड अ स्टडी, वी टुक अ सैम्पल, हमने सर्वे किया, then maybe I will believe that okay, even they are right, something is happening. So who conducted the study? We have to say Lancet Planet Health. They conducted the study and it is a reliable organization. Okay, so they gave us this another data that 30,000 deaths have been caused due to PM 2.5. अब इस डेटा का हम क्या करेंगे? हमने मेंस का आंसर तो लिख लिया, बट आपसे इंटरव्यू में ये चीज़ अगर आपने कहीं पे मेंशन की तो वो पूछ सकते हैं ना कि हम क्या करेंगे इस डेटा का. आपने बता दिया, व्हाट नेक्स्ट? सो यू शुड नो व्हाट थिंग्स causes emission of particulate 2.5 matter, right? And
वॉट आर वी गोइंग टू डू टू मिटिगेट दिस? हमें तो यही बताना है ना वे फॉरवर्ड क्या है, वॉट इज गोइंग टू हैपन. सो वी आर गोइंग टू मैंशन मेजर्स कि हम कैसे पार्टिकल 2.5 को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसे रिड्यूस कर सकते हैं. सो नाउ आई एम गिविंग यू योर टास्क ऑफ द डे. योर टास्क इज, आई एम गोइंग टू मैंशन सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स राइट नाउ. ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी चीज़ों से वो पॉल्यूटेंट्स जो है वो एमिट होते हैं. आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट. कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ज़रूर दूंगी, सो यू विल नो कि व्हाट इज मैम एक्सपेक्टिंग. सो प्रिपेयर दिस, डू दिस एंड देन पुट दिस इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन ऑल्सो मेल अस टू siddharth@tech@gmail.com. आप इस पर भी मेल करके अपने आंसर्स बता सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन कम्स, मैम आंसर करके कमेंट करके हमें क्या मिल रहा है? ज्ञान मिल रहा है तुम्हें. ओके और उससे बड़ा कुछ भी नहीं है. आप कमेंट करोगे तो ये चीज़ वेरीफाई होगी कि जो आप सोच रहे हो, जो आपका आंसर है वो सही है या नहीं. कई बार होता है कि हम सुनते कुछ है और समझते कुछ और है. सो इट्स जस्ट अ स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन. ऑलराइट, मूविंग फर्दर. हमने ये तो समझ लिया, ठीक है, वी ऑल हैव अंडरस्टूड कि ठीक है पॉल्यूशन था. बट मैं इस आर्टिकल पे रुकना नहीं चाहती. मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इससे रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँ. स्टैटिक इन द सेंस कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी बन चुकी है. देर आर वेरी लेस चेंजेस गोइंग टू हैपन इन दैट. ऑलराइट, कभी कभी चेंजेस हो भी जाते हैं, हम उसे अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं. ऑलराइट, सो टेक अ मोमेंट, एक बार आप इसको देखिए, स्टडी करिए एक बार. ऑलराइट, तो आपके सामने कुछ नेम्स मेंशन है, राइट? यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. देयर आर सर्टेन नेम्स मेंशन. द थिंग इज, आपको नहीं पता ये सब क्या है. आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप एक बिगिनर हो या आपने एग्जाम भी दी है तो आपको पता है कि हाँ मैम ने कुछ इंडेक्सेस लिखे हुए हैं. बट व्हाट आर दिस इंडेक्सेस फॉर? हम इसे याद कैसे रखें, क्योंकि पॉलिटेंस तो बहुत सारे हैं, राइट? बट कैसे हम इसे याद रखें, उसके लिए मैं आपके पास एक ट्रिक लेकर आई हूँ. ठीक है, सी मेमोराइजेशन की आपकी अपनी भी ट्रिक हो सकती है पर्सनल. एवरीवन हैज़ देयर ओन मेथड्स. हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी ट्रिक यूज़ किया. क्या मैटर करता है कि हाँ आपने कुछ यूज़ किया मेथड, सो दैट यू कैन मेमोराइज एंड रिकॉल इट व्हेन नीडेड, राइट? So use your method, use my method. Wherever I can provide you a trick to memorize things, I will do that. All right? So the first one is National Air Monitoring Program. Now, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम कौन रन करता है, राइट? ये तो आपको पता ही होना चाहिए. तो इसे रन करने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ओके, नॉट जस्ट दैट, you also have to add State Pollution Control Board. Plus, there are various pollution committees. See, I know many of you are going to say कि मैम आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, and I really heartily apologize for that, but I can't help it. Okay, I have been practicing. सी, आप बोलते हैं ना डॉक्टर्स राइटिंग ऐसी ही होती है, तो बिल्कुल ऐसी ही होती है. आई हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, बट एग्जाम के पेपर के शुरुआत में आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है और एंड तक आते आते आपकी राइटिंग खराब हो ही जाती है. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एटलीस्ट इतनी लेजिबल हो कि आप इसे रीड कर सके. ओके, सो देर आर वेरियस पॉल्यूशन कमिटीज. प्लस देर इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉल्ड नीरी. इट इज लोकेटेड इन नागपुर. So it is a team effort of all this, okay? All these four, it is a team effort of them, and they release this data of National Air Quality Monitoring Program. Now let us understand कि इसमें हम किन pollutants को increase करते हैं. अब क्योंकि एक index है तो criteria तो होना चाहिए, right? ये किस basis पे हमें बताते हैं pollution का level क्या है? We are trying to find out. So firstly, they consider the amount of particulate matter 2.5. They also consider PM10.
they consider the level of NO2, that is nitrogen dioxide, and they consider the level of SO2, that is sulfur dioxide. All right, अब हम उस टास्क को रिमेंबर करते हैं जो मैंने आपको दिया था, राइट? सो व्हाट वाज द टास्क? यू हैव टू टेल मी कि कहाँ से ये सारे पॉल्यूटेंट्स जो है वो एमिट होते हैं, हु इज द मेजर कल्प्रिट, सो दैट वी कैन डिक्रीज इट. तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, NO2 एंड SO2, अब इसके दो कॉजेज है. एंथ्रोपोजेनिक, दैट मीन्स मैन मेड, कि हमारी वजह से, हमारे ह्यूमंस की वजह से ये एमिशन हो रहा है. सो द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज इंक्लूड्स बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड कोल. ऑलराइट, सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स एंड देन सेकेंड नंबर इज ऑफ कोल, उसकी वजह से दोनों ही रिलीज होते हैं. व्हाट आर द नेचुरल कॉजेज? कैन एनीबडी टेल मी? थिंक अबाउट इट. आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, it's very much in the news. All right, so the another cause of SO2 release is forest fires. All right, many cases are increasing. Recently India में भी एक बहुत बड़ा forest fire आपको सुनने को मिला था, that it ran for a very long duration and उसको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था. काफ़ी challenges हमने फेस किए थे उसे कंट्रोल करने के लिए. So forest fires and volcanoes both are major cause of natural reasons for emission of these pollutants. Other than that, SO2 is also released from your vehicle exhaust. आप जो गाड़ी चलाते हैं, कोई भी vehicle जो आप fuel के थ्रू चलाते हैं, okay? सो यूजुअली आपने देखा होगा कि हम PUC क्यों करवाते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल का हम चेकअप करवाते हैं. व्हाई डज दैट हैपन? दे आर चेकिंग दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स यू आर रिलीजिंग, इज इट विद इन द लिमिट और इज इट एक्सीडिंग इट. ओके, बेस्ड ऑन दैट यू गेट द सर्टिफिकेट. सो टेल मी अगेन, how many pollutants have we included in this national air quality monitoring program? Overall we have included 4 pollutants. All right, now let's come to the trick. The second program is Global Air Quality Guidelines by WHO. Who is giving this? WHO is giving these guidelines. Okay, so it is of importance. WHO is a well renowned organization, international level की है, तो हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस भी देते हैं. सो हाउ मेनी पॉल्यूटेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस? ओवरऑल 6 pollutants are included. All right, आई एम सॉरी बिकॉज आई हैव टू राइट, मैं थोड़ा स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ, बट इट्स ओके. ऑल राइट, सो देर आर ओवरऑल 6 pollutants फॉर दिस. हाउ टू रिमेंबर? अबोव 4, दैट मीन्स ये जो हमने 4 pollutants किए हैं, दिस अबोव 4 plus now I am adding more pollutants. These are carbon monoxide and O3. But which O3? Ground level. What is O3? Anybody? कुछ केमिस्ट्री का मैंने इतना डिटेल में नहीं पूछा. Everyone knows what's O3. Ozone. Okay, so we are talking about ozone, but which ozone? Ground level ozone. So overall this 6 pollutants are present in this ground level ozone. Okay, I hope you should remember this. Moving on, which is the third one? Let me change this so you will be able to. Okay, from here you have to move here. Okay, mark these steps because it's coming in a flow. 4 pollutants plus 2, 6, add again plus 2, and then you will come to National Air Quality Index, right? So total 8 pollutants. The 6 pollutants you learned earlier plus another 2 pollutants, which are this ammonia and lead. Now प्लीज़ आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू एट दिस लेवल. आप जिस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो, इतनी तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको पता है अमोनिया और लेड कहाँ से रिलीज हो रहा है. तो इसमें आपको रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड. इन केस आपको नहीं पता, देन यू नीड टू टॉक टू मी. तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको ये आंसर नहीं पता अमोनिया और लेड कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो आपको ज़रूर बात करनी चाहिए, सो दैट आई कैन गाइड यू to prepare in a better direction. All right, कौन रिलीज करता है?
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिलीज करता है। ओके, नाउ यू विल से कि यहाँ पे भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वहाँ पर भी है, तो ये दो दो इंडेक्सेस क्यों रिलीज कर रहा है? आपने तो हमारा काम बढ़ा दिया, हमें और पढ़ना पड़ेगा, आपकी मेहनत बढ़ाइए, राइट। यहाँ पर सोल अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। वहाँ पे अ ग्रुप ऑफ टीम है जिसमें से एक है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। They all have different roles to play over here, but here only the Central Pollution Control Board is helping you out. Okay, moving on further. National Ambient Air Quality Standards. So as I said, so ऊपर कितने थे? 8. So you will write here above 8 plus, now we have already written above 8. ये जितने आए हैं ये सारे plus अब क्या आने वाला है? Arsenic, nickel, benzene, and the last one is benzopyrene. Okay, so these are all the pollutants that we consider. Now sometimes it happens, जैसे कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें टोटल 8 pollutants है. What we do is every time we don't go for these 8 pollutants. Sometimes we consider only 3 pollutants, any random 3 pollutants. But it is a condition कि जब भी आप कोई भी random 3 pollutants use कर रहे हो measurement के लिए, index के data के लिए, it is compulsory to use at least one of the PM. या तो आप PM 2.5 का डेटा ले लीजिए या PM 10 का लीजिए, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो आप 3 पॉल्यूटेंट्स को कंसीडर कर रहे हो उसमें से एटलीस्ट वन, कोई एक तो आपका पार्टिकुलेट मैटर होना ही चाहिए. दिस इज बाय रूल. ओके, ऐसा इन्होंने बताया. ऑलराइट एवरीवन, आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर. आपके कोई सजेशंस हो, आपको लगता है कि मैम थोड़ा डिटेल में आप ये टॉपिक भी बता दीजिए, यू कैन ऑल्सो पोस्ट दैट. आई विल श्योरली try to cover it. Okay, moving on further. Next topic is very interesting. Why interesting? Sometimes I wonder, many people who claim कि constitution का violation हो रहा है, they are not following, whether are they reading the constitution, are they understanding it. आप रीड तो ज़रूर कर लेते हैं, बट क्या आपको समझ आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में क्या कहा गया है? सी, दिस इज लीगल लैंग्वेज, ठीक है. एंड लॉ में ये होता है क्या लिखा है वो मैटर करता है, किस लैंग्वेज में लिखा है वो मैटर करता है. ओके, सो एंटायरली इट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज रिटन. अब मैं उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रही हूँ ये मेरे ऊपर है, बट वी विल कंसिडर द इंटरप्रिटेशन दैट हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. अगर कोई मैटर गया है तो. सो व्हाई इज दिस आर्टिकल इन न्यूज़? Rajasthan Legislative Assembly has announced its budget session. ठीक है, 10th of July से budget session start होने जा रहा है. We will discuss that session also in depth. But the thing is, the opposition party's leader, the leader of opposition in Rajasthan, Mr. Tikaram Tuli, he has said that the present government has violated an article that has specifically, he has mentioned article 176. So he is saying they have violated. Why have they violated? According to him, according to this man, before every session of legislative assembly, the governor is supposed to address the session. That is what he is saying, according to him. Now he is partly correct and partly wrong. You want to know how? So let us move on. अच्छा, let me tell you this thing clearly. Okay, आपको ये सबको पता होना चाहिए कि जब भी हमारी क्लास चल रही है आपको रनिंग नोट्स नहीं बनाने हैं, बिकॉज मेरी भी एक स्पीड रहेगी, सर्टेन स्पीड बोलने की, राइट? तो आप उसको कैचअप नहीं कर पाएंगे. इट्स वेल एंड गुड इफ़ यू डू. अगर आप कर सकते हैं देन इट्स वेरी नाइस, बट आई वुड रिकमेंड कि जब क्लास चल रही है आप क्लास पे फोकस करिए, आप सुनिए क्लास को अच्छे से, ठीक है. और आपका ध्यान होना चाहिए समझने के लिए कि ओके मैम ने ये चीज़ बताई है, मुझे उसको समझना है, ठीक है. जब क्लास पूरी हो जाती है यू कैन ऑलवेज replay it and then you can take a
पॉज, जो भी कंटेंट आपको लिखना है आप पॉज करिए, आप वहाँ से कंटेंट लिख सकते हैं. In case you need the PDF, the PDFs will be available on the Siddharth EdTech app. करंट अफेयर्स के सेक्शन में आप जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF और वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा. ओके, सो आई वुड रिकमेंड कि आप साथ साथ में लिखें ना. आपके पास में हमेशा 2-3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए. जो भी आपका स्टडी टेबल है यू मस्ट हैव. तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सिलेबस ऑफ द एग्जाम यू आर अपीयरिंग. ओके, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, जहाँ की भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए. यू शुड नो वेदर दिस न्यूज़ इज रेलिवेंट टू माई सिलेबस और नॉट. ठीक है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. इफ़ इट इज़ नॉट रेलिवेंट यू डोंट हैव टू इंडल्ज इन टू इट. आप अगर नॉलेज गेन करने के लिए या आप चाय पे चर्चा करने के लिए जानना चाहते हैं देन इट्स योर चॉइस, बट आई वुड रिकमेंड कि आपका फोकस अपनी एग्जाम पर होना चाहिए. आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा अपने पास एक बैरेक्ट रखें. बैरेक्ट इज़ बेसिकली बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर जो हर एक लॉज है, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उनके टाइटल्स आपको मिल जाते हैं और थोड़ा सा उनका कंटेंट भी आपको मिल जाता है. सो बैरेक्ट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट. आई वुड से कि कोई भी रेफरेंस बुक, आप जो भी रेफरेंस बुक कंसीडर करते हैं पॉलिटी के लिए, दैट इज़ ओके, बट यू शुड ऑलवेज वेरीफाई द कंटेंट फ्रॉम द बैरेक्ट, बिकॉज रेफरेंस बुक्स यूजुअली the author, it is the interpretation of the author himself, and bare act is nothing but the constitution in itself. ठीक है, bilingual available होते हैं, you have these editions available, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, तो whichever language you are comfortable you should have the bare act with you. Okay, and obviously the data book that I mentioned, you have to create a data book of your own. See, my personal preference is I don't write down, because then what happens, मैं एक बार लिख लेती हूँ कुछ भी डेटा, then I feel कि अगर इसमें changes है then cuts करने पड़ते हैं, and I don't like overwriting at all. So what I do is I prefer to collect this data online. Excel में आप sheet बना सकते हैं बहुत अच्छी, तो उसमें आप अपना डेटा अपडेट भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कीप अ ट्रैक थ्रू दैट कि कितना % चेंजेस आया है किसी भी मेरे डेटा में. आप ग्राफ्स भी बना सकते हैं. देर इज़ अ लॉट यू कैन डू विथ योर डेटा बुक. ओके, सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक. सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी वर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 176. So article 176 clause 1, ठीक है, article 176 clause 1 says that whenever a session is conducted, the governor has to address it. He has the special powers. But which session are we talking about? We are talking about first session. ध्यान से सुनिएगा, first session when after each general election. ठीक है, राजस्थान में जनरल इलेक्शन हुए थे, यू रिमेंबर 2024 जनरल इलेक्शन हुए थे राजस्थान में, यहाँ की गवर्नमेंट चेंज हुई थी. सो आफ्टर दैट, उसके बाद जो भी पहला सेशन होता है उसे गवर्नर एड्रेस करेगा, एंड दिस ही हैज़ टू डू. ठीक है, सो ही हैज़ टू एड्रेस दिस फर्स्ट सेशन, एंड व्हाट अदर देन दैट, उसके अलावा उन्हें क्या करना होता है. फर्स्ट सेशन अगेन, अब आप पूछेंगे मैम 2 बार फर्स्ट सेशन कैसे? फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, इसको नोट करिए. फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. व्हाट ईयर इज गोइंग ऑन? 2024. जो भी पहला सेशन था गवर्नर ने उसे एड्रेस किया था. हम अगले साल बढ़ेंगे 2025 पे, जो भी फर्स्ट सेशन होगा 2025 का उसे गवर्नर एड्रेस करेंगे. ओके, नाउ व्हाट द लीडर ऑफ अपोजिशन इज सेइंग, ही इज सेइंग दैट अभी अभी जो सेशन हो रहा है बजट का सेशन, कि गवर्नर ने उसे एड्रेस नहीं किया, एंड दिस इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट ही इज फॉरगेटिंग द पॉइंट दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट सेशन, this is the second session after the general elections happened in Rajasthan Legislative Assembly. Okay, so after that this has happened for the second time, so it is not necessary for the governor to address it. If he wants, he can. If he wants to address the sessions, of course he can, but it is not a compulsion on him.
वी ऑल नो दैट समथिंग कि जो भी पॉइंट्स हम गवर्नर के लिए स्टडी करते हैं इट इज मोर और लेस सिमिलर टू द पॉइंट्स मेंशन फॉर मिस्टर प्रेसिडेंट. ओके, सो विच आर्टिकल इज फॉर प्रेसिडेंट? जैसे गवर्नर के लिए ये स्पेशल पावर्स किस में है? आर्टिकल 176 क्लॉज 1. इफ इट इज नॉट विजिबल आई एम राइटिंग इट 176. let me change the color. All right, this is 176, not 76. Okay, please note it down. So for president it is article 87 clause 1. The same thing is mentioned, the exact words have been used, there is no change. इसमें कोई बदलाव नहीं है, exactly as it is written, but in respect of the president. Are we clear? I hope everyone has understood this, why it is not a violation of the constitution. All right, moving further. So this is going to be quite funny. This news amused me, and it not only amused me, I was very much fascinated by the power of law, कि कैसे आपके शब्द बातों को घुमा सकते हैं. एंड लॉयर्स हैव दिस वेरी वंडरफुल कैपेबिलिटी कि आपने जो भी कहा है उसको घुमा फिरा कर कैसे प्रेजेंट करना है. दिस इज अ वेरी वंडरफुल स्किल दैट दे हैव, आई मस्ट से. सो व्हाट हैज हैपेंड? मद्रास हाईकोर्ट में एक PIL लगाई गई थी. क्या हुआ था? PIL लगाई गई थी. कहाँ पर? मद्रास हाईकोर्ट में. ठीक है, PIL किसने लगाई है इतना ज़्यादा अभी मैटर नहीं करता, ठीक है, तो आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये PIL किस लिए लगाई गई थी? 3 क्रिमिनल लॉज वेर रीनेम्ड. ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी हुए थे. इट्स नॉट दैट ओनली इट वॉज रीनेम्ड, उनका कंटेंट भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है. सो regarding these 3 criminal laws, it said that the names of Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshya Adhiniyam. According to the person who has applied for this PIL, he says that these 3 names have violated Article 348. Which article? 348. It says that they have violated. Okay. So why are they saying this? They are saying this because according to him these names are in Hindi. When you speak it, we say Bharatiya, Nyay, Sanhita. All these words are in Hindi. So to make you understand, let me first describe this article 348. So what does this article say? There are many points in this. I am just mentioning superficially. The first point says Article 348 clause 1 and then A. Okay, it says that all the proceedings of Supreme Court and High Court, all the proceedings of Supreme Court and High Court, they have to happen in English language. I hope you are aware about it. There are many cases going on right now. काफ़ी वीडियोस भी आजकल वायरल हो रही है जहाँ पर सीनियर एडवोकेट्स जो है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स जो होते हैं, they are arguing that no, we are going to speak in Hindi only, but then the judge says that that is not allowed, right? Why is it not allowed? Because Article 348 clearly says that proceedings of Supreme Court and High Court has to be done in English language. Other than that, all authoritative texts, all authoritative text. What do you understand by authoritative text? ऐसा टेक्स्ट जो किसी अथॉरिटी ने दिया है. So who's the authority? कौन देगा? So any bill that has been introduced, ठीक है, एक नॉर्मल बिल भी हो सकता है या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी हो सकता है. ओके, सो लाइक दिस वेरियस बिल्स आर प्रेजेंट. दे शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज. All the bylaws should be in English language. Any act that has been passed, right? A bill when passed becomes an act. So any such act
has to be also mentioned in English language. You can always have translations for it, but the one which has to be published, it has to be in English language. All the orders and regulations, rules and regulations, everything has to be done in English language. But from whom? So all the orders, rules and regulations, bills, acts, ordinances, anything done by the parliament or the legislature of a state, they have to be done in English language. Okay? There is also an exception to this. What is the exception? That a governor of a state can take a permission from the president in certain special occasions, that okay, we can allow Hindi language for particular this thing, whatever official purpose of the state is. Okay? इन पर्टिकुलर हाई कोर्ट, ठीक है, किसी किसी केसेस में हम हाई कोर्ट में तो अलाउ कर देते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में आप प्रोसीडिंग्स कर सकते हो. मैंने क्या कहा है? आप प्रोसीडिंग्स कर सकते हो, बट द फाइनल जजमेंट दैट हैज टू बी गिवन विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, बट ये प्रोसीडिंग्स भी कब होगी? गवर्नर परमिशन लेगा प्रेसिडेंट से, तब होगी. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 348. Now you have understood the article. अब मैं बात पे आती हूँ कि एक्चुअली वाई इज दिस आर्टिकल फनी. सो जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर है जिन्होंने इस केस को फाइट किया था, मिस्टर ARL सुंदरेशन. ओके, ही इज द पर्सन एंड लेट मी से आई एम वेरी वेल इम्प्रेस्ड विद दिस पर्सन. अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने क्या कहा है? He has said that the names that have been used, okay, what are the names? Bharatiya Nyay Sanhita. According to him, this name, this is written in English. The script is English. According to him, this is English language. But this is going to be Bharatiya Nyay Sanhita only. We are not going to translate because this is a proper noun. What is proper noun? चले जाइए class 3rd में. Right? Go back to class 3. What is proper noun? The name of any person, place or thing. You will call it a proper noun. Right? Particularly a name. Suppose I write Akash is eating. Suppose, ठीक है, आकाश is eating. जो भी आकाश है, sorry to use your name, this was the best example possible. अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करती हूँ आकाश is eating, so what am I going to write? Any guesses? आकाश is eating, right? ट्रांसलेशन में आकाश आकाश ही रहेगा, उसका नाम वही रहने वाला है. मैंने अगर हिंदी में आपसे कहा होता आकाश खाना खा रहा है, राइट, आकाश खाना खा रहा है, तो मैं इसी इंग्लिश में क्या करती? आकाश इज ईटिंग. मैं ये तो नहीं बोलती स्काई इज ईटिंग. वुड आई रिप्लेस दिस आकाश विद स्काई? कि नहीं, ये तो ट्रांसलेशन हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, सो वी आर ट्रांसलेटिंग आकाश इनटू स्काई. नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो ही हैज आर्ग्यूड दैट द नेम्स आर प्रॉपर नाउन्स and the script used is English. So he has said that after a few practice, everyone is going to learn this thing. So there is nothing to worry about. This is what he has said. Let us see what is the judgment of the High Court. All right. But I am not going to stop at this article. कहीं ना कहीं इसने आपको indirectly help किया है. Let us check how. So something about the language. अभी हमने चर्चा की थी लैंग्वेज की और स्क्रिप्ट की. सो व्हाट इज अ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अ सिस्टम. ओके, देयर आर मेनी वेज टू कम्युनिकेट, मेनी वेज, प्लेंटी ऑफ वेज. अरे औरतों के लिए तो आंखों का इशारा ही काफी होता है. Gestures is also a mode of communication. Okay, I can speak and I can communicate. मैंने क्लास के शुरुआत में आपको नमस्कार किया था. मैं ना भी बोलती अगर मुंह से नमस्कार, तो मेरा ये गेस्चर ही इनफ होता, राइट? वी ऑल नो व्हाट इज दिस. अब तो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड एवरीवन नोज व्हाट इज अ नमस्ते एंड एवरीवन ग्रीट्स अस विद दैट वे, राइट?
So this is what is language. But what is a script? Script is a written form. ठीक है, कि किसी भी लैंग्वेज को अगर मैं लिखना चाहती हूँ, मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ किसी को लिख के, तो मैं कैसे लिखूंगी? आई एम गोइंग टू यूज सर्टेन फॉर्म्स. आई कैन सपोज आई एम राइटिंग दिस ABCD. What script is this? This is the Roman script. Okay. सपोज मैं हिंदी में लिख रही हूँ, इसको एक्चुअली हम ये नहीं बोलेंगे कि मैं हिंदी में लिख रही हूँ, बिकॉज क ख ग दिस इज देवनागरी. ओके, देवनागरी स्क्रिप्ट and the language is actually Hindi. The script is Devanagari, the language is Hindi. Got it? Hope I am clear. This can also be symbols. मैं इसकी जगह कुछ कोडेड लैंग्वेज में लिख सकती हूँ, लैम्डा @ बीटा, ठीक है, कुछ भी जो भी आपके मन में आए. यू कैन गिव इट अ नेम, यू कैन क्रिएट योर ओन स्क्रिप्ट. द स्क्रिप्ट कैन ऑल्सो बी पिक्टोरियल. हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी जिसे हम डेसिफर नहीं कर पाए, द स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोरियल. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लैंग्वेज एंड अ स्क्रिप्ट. मूविंग ऑन फर्दर, I know a lot of you are going to say कि मैम ये पिक्चर विजिबल नहीं है, हमें कुछ नहीं दिख रहा. एक्चुअली ये है भी बोर्ड के एंड में, तो हमें पता भी नहीं चल रहा. आई एम सॉरी, आई विल हैव अ सिप ऑफ वाटर इफ दैट्स ओके. ओके, सो आई नो दिस इज नॉट विजिबल, बट ट्रस्ट मी, अगर इसमें कुछ ऐसा काम का होता कि आपको देखना है, तो मैं ऑलरेडी इसकी जूम्ड पिक्चर लगा देती है. दैट इज नथिंग. और जो भी काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है. तो इसमें से मुझे जो लगा कि आपको समझना चाहिए वो मैं बताती हूँ. तो स्पीकर ने, मिस्टर ओम बिरला, द स्पीकर, हैज फॉर्म्ड अ कमिटी. टू डू व्हाट? अ कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड to formulate rules and regulations while taking oath. It was recently seen that many MPs, while taking the oath, they have caused disturbance within the parliament. They were raising slogans that were not related and were not relevant. We all know who we are talking about. Okay? So we know India is a secular nation, but we don't want to create any such nuisances in the parliament. So Mr. Om Birla has created a committee for it. Why is this news important for you? What committee has been formed? Right now, that is not very much important. What is important is what type of committee is it. So basically, there are two types of parliamentary committee. The first one is standing. The second one is ad hoc. What do they mean? Ad hoc basically means temporary. Okay? Standing basically means परमानेंट. हिंदी में अगर हम बात करें तो परमानेंट का अर्थ होता है स्थायी, और टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी. ठीक है, अब नाम से समझ में आ गया होगा. इज इट क्लियर? स्टैंडिंग कमिटीज कौन सी होगी? जो परमानेंट है, कि एक बार बना दी है तो ऐसा नहीं है कि वो कमिटी डिसॉल्व कर दी जाएगी. क्यों बनाते हैं हम ये कमिटीज? so that the day-to-day functioning can be handled in a proper way. अब ये कमिटीज जो है वो परमानेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके मेंबर्स भी परमानेंट है. एवरी ईयर द मेंबर्स आर चेंज्ड. इन केस the government wants, the members can also be changed prior to completion of a year. All right. In comparison to that, there are ad hoc committees that are temporary. Why are temporary committees formed? For a particular reason. कोई पर्टिकुलर काम था जिसके लिए ये कमिटीज का फॉर्मेशन हुआ है. जैसे कि अभी अभी ये कमेटी बनाई है. क्यों बनाई है? सो दैट रूल्स कैन बी फॉर्म्ड. अब ये कमेटी बैठेगी, रिसर्च करेगी, डिस्कशंस करेगी, ऑब्जर्व करेगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, अलग अलग नेशंस में क्या क्या हो रहा है इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, एंड वो एक खुद का कंक्लूजन बनाएंगी कि हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, हम कैसे रूल्स बना सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट. ठीक है, ये सबको क्लियर है. स्टैंडिंग कमिटीज एंड एड हॉक कमिटीज. नाउ आई एम गिविंग यू अ टास्क.
Ready? So your task is that several committees have been recently formed. How many? 8. 8 कैबिनेट कमिटीज का फॉर्मेशन हुआ है अभी अभी, कल ही की बात है. So I want you to note down those committees. I want you to note the functions of those committees कि उनका रोल क्या है and who is heading that committee. Okay? मैं पहले ही थोड़ा आपको हेल्प कर देती हूँ. Out of these 8, 6 committees are headed by Mr. Prime Minister. Okay? So this is what you have to do. You have to prepare the committees. Clear? All right. Shall we move further? The next article. सच बताओ कितने लोगों को गुस्सा आया था इस बात पे? नीट पेपर लीक. आई मीन पेपर लीक्स होते हैं, वी ऑल नो, बट अप टू दिस लेवल. पहले तो ये बर्डन सिर्फ ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स जो जॉब्स के लिए जा रहे थे उन्हें फेस करना पड़ रहा था, एंड नाउ दिस बर्डन इज पासिंग ऑन टू आवर चिल्ड्रंस एज वेल. अभी अभी 12th पास करके निकले हैं एंड इन बच्चों का फ्यूचर, इनका करियर आप वहीं पे खराब कर रहे हो बाय दिस पेपर लीक. एनीवे, emotions aside, let us keep emotions outside. So what is the article about? That CBI has arrested the key accused of the NEET paper leak case. My point is, इसमें से इस न्यूज में से मुझे आपको कुछ नहीं बताना, कहाँ से अरेस्ट किया, क्यों अरेस्ट किया, क्या करता था वो. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, किसने अरेस्ट किया है? सीबीआई ने. सो डू यू नो एवरीथिंग अबाउट सीबीआई? क्या आपको सब कुछ पता है? लेट अस फाइंड आउट. ओके, कुछ चीजें हम, कुछ पॉइंट्स हम सीबीआई के बारे में पता करते हैं, लिखते हैं. सो फर्स्टली सीबीआई वाज कंस्टिट्यूटेड. It was constituted in 1963. How it was constituted? By a resolution. By whom? By a resolution of Ministry of Home Affairs. Okay? CBI was constituted by a resolution of the Ministry of Home Affairs. But there is always a but. But later it was transferred. What was done? It was transferred to Ministry of Personnel. MOP is Ministry of Personnel. Okay? So it was attached to MOP, but how? As in attached office. Okay? क्या मतलब होता है अटैच्ड ऑफिस का? कि इस मिनिस्ट्री के साथ साथ एक और ऑफिस हमने लगाई है, वो है सीबीआई की. ठीक है? So that means if I ask you a question, is CBI a constitutional body? No, it's not mentioned in the constitution. Is CBI a statutory body? No, it's not even that. CBI has been formed through a resolution, and that too by Ministry of Home Affairs. Such facts can be asked in UPSC prelims. अभी जो आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, क्या हो रहा है? देयर आर 4 स्टेटमेंट्स गिवन. 4 स्टेटमेंट में से कुछ एक दो स्टेटमेंट होते हैं जो बहुत ही रिसेंट होते हैं, और एक दो स्टेटमेंट होते हैं जो काफ़ी स्टैटिक होते हैं. सो आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए. ओके, नाउ व्हाई वाज दिस सीबीआई फॉर्म्ड? इट वाज फॉर्म्ड बिकॉज द संथानम कमिटी they recommended that an organization, that something, a body should be formed. कुछ ऐसा बनना चाहिए to fight prevention and corruption. तो अब कैसी बॉडी फॉर्म होनी चाहिए ये भी इन्होंने ही बताया, राइट? तो इनके अकॉर्डिंग कि सीबीआई का गठन होना चाहिए था. फॉर व्हाट? फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. Okay? All right. Now, where does this CBI gets its powers from? Okay, so it gets its power from the CBI gets its powers from Delhi Special Police
एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ओके, यहाँ से इसे पावर्स मिलते हैं। ऑलराइट, व्हाट इज सीबीआई गोइंग टू डू? कैसे केसेस देखेगी सीबीआई? अभी आपने देखा था नीट का केस लिया, नीट अक्यूज को उन्होंने लिया, तो किस कैटेगरी के अंडर उन्होंने लिया है? सो सीबीआई इज गोइंग टू सी द केसेस वेयर देयर हैज बीन इकोनॉमिक ऑफेंसेस, कुछ हाई लेवल इकोनॉमिक ऑफेंसेस है जैसे कि नीरव मोदी, विजय माल्या, वेल नोन नेम्स। इट कैन ऑल्सो टेक क्राइम्स ऑफ करप्शन एंड ब्राइबरी। सो नीट में क्या है? करप्शन भी है, ब्राइबरी भी है, राइट? It can also take serious cases and organized crimes. Organized crimes आप समझते हैं, ट्रैफिकिंग हो गया है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ऑल दीज आर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। बट द क्राइम्स अदर देन टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म के केसेस सीबीआई नहीं लेता बिकॉज दैट इज मैनेज्ड बाय एनआईए। हु इज गोइंग टू सी? एनआईए। NIA was formed after the 2008 incident. All right. So we have seen all this thing about CBI. One thing that I would like to know, I would like you to know कि इसको आप ज़रूर से मेंशन भी करिएगा अगर किसी आंसर में पूछा जाता है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे CBI से रिलेटेड कोई बात है। सो देयर वाज अ प्रोविजन अर्लियर कि सीबीआई को अगर कोई भी ऐसी इंक्वायरी इनिशिएट करनी है, ओके, अभी तो सिर्फ इंक्वायरी की बात हो रही है, अरेस्ट की बात नहीं हो रही। इफ़ देयर इज एनी इंक्वायरी या इवन उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना है किसी ऐसे पर्सन का जो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का है, तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, ओके, दैट वाज सच अ प्रोविजन। बट on May 6, 2014, the Supreme Court held this invalid. They said that this is inhibiting the freedom of CBI. बिकॉज देखिए, आप भी इस चीज़ को समझिए, अगर जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे कोई करप्शन का केस है तो वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देने वाला। तो जब परमिशन ही नहीं मिलेगी, सीबीआई अपना काम कैसे करेगा? देयर विल बी नो ट्रांसपेरेंसी, देयर विल बी नो अकाउंटेबिलिटी। So, the Supreme Court held that this is invalid and no prior permission is needed for this. Clear? All set? Moving on further. बहुत छोटा सा एक आर्टिकल है, इनफैक्ट इट्स नॉट इवन अ कंप्लीट आर्टिकल, इट वाज जस्ट अ न्यूज़। मुझे लगा कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है? सो न्यूज़ क्या है कि रशिया क्लेम्स, व्हाट इज द वर्ड? रशिया क्लेम्स। क्लेम्स का मतलब होता है कि उसने ऐसा दावा किया है, राइट? क्लेम तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, दिस प्रॉपर्टी इज माइन जाके मैं क्लेम करूँगी, बट आई शुड हैव सर्टेन प्रूफ। तो विदाउट प्रूफ हम इस बात को नहीं मानेंगे। बट राइट नाउ लेट अस सी व्हाट इज ही क्लेमिंग। ही इज क्लेमिंग दैट दे हैव कैप्चर्ड चेसिव यार, ओके, this is a city of Ukraine. This is regarding the Russia-Ukraine war going on. Russia says they are claiming that they have captured this city, Chasiv Yar. It is near Bakhmut. Bakhmut से थोड़ा पास में है. So as you can see, this blue portion area, this is all already captured by Russia. And this grey portion, they are claiming that we have captured it. But Ukraine has not yet declared. Okay? Why you have to remember this? कुछ काम का है इसमें? ऐसे तो बहुत सारी सिटीज आती है न्यूज़ में, राइट? सी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे, रैंडम सिटीज देती है यूपीएससी, एंड देन सामने उनकी कंट्रीज होती है। यू हैव टू सी हाउ मेनी पैर्स आर करेक्टली मैच, और मे बी यू हैव टू मैच देम करेक्टली, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम जो रेगुलर न्यूज़ में होती है वो तो क्या हमारे माइंड में रहती है कि ओके, बार बार बोला गया था, डॉनबास का नाम है, डोनेस्क का नाम है, ये चीज़ें क्या है बार बार बोली गई थी, खार्किव न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम सब इससे अवेयर है कि हाँ ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, ये सारी सिटीज़ कहाँ पर है, यूक्रेन में है, राइट? बट अब हमें देखना है चेसिस यार कहाँ पे है, दिस इज ऑल्सो इन यूक्रेन। बस इससे आपका यही नोट डाउन था, मैं और डिटेल में इसको आपको नहीं जाना है, ठीक है? आपको बस ये फाइंड आउट करना है, आपको देखना है कि ये सिटी कहाँ पे है यूक्रेन के मैप में, ठीक है? मूविंग फर्दर, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ दिस इज नॉट एन आर्टिकल, ओके, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, आई एम सॉरी, बेवकूफ़ बना रही हूँ मैं आप लोगों को, लिटरली बना रही हूँ। कोई दिख रहा है क्या आर्टिकल इसमें? कुछ लिखा हुआ तो है नहीं,
फिर क्यों ये न्यूज़ मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ? बिकॉज हम लोग सिर्फ ये नहीं चाहते कि हाँ जो चीज़ें लिखी है वो आप पढ़ लो, आपको देखना है कि कोई भी चीज़ जो आ रही है आपकी नज़रों के सामने उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर. दिस इज़ अ बेबी राइनो. नाउ द नेम हैज़ बीन गिवन. इसका नाम है सिल्वेरियो. सो आई एम नॉट गोइंग टू कॉल बेबी राइनो, ही इज़ सिल्वेरियो. ठीक है, इसका नाम रखा गया है. सो सिल्वेरियो इज़ अ वाइट राइनो काफ. वाइट राइनो काफ से आप क्या समझ रहे? दैट द बेबी ऑफ अ राइनो इज कॉल्ड एज काफ. एंड विच काइंड ऑफ राइनो इज इट? इट इज अ वाइट राइनो. ओके, रेस्ट ऑल आई डोंट हैव टू सी. मुझे बाकी चीज़ों से नहीं उतना फर्क पड़ रहा है. अब इससे मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ वो फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, कुछ चीज़ें हम समझेंगे राइनोसॉरस के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किस टाइप के एनिमल्स है? राइनोसॉरस आर हर्बीवोर्स. ऑलराइट, ये होते हैं हर्बीवोर्स. इनकी जो लाइफ साइकिल है, इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 40 to 50 ईयर्स. सो 40 to 50 ईयर्स तक वो रहते हैं. ठीक है, जिंदा रहते हैं. यू कैन सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक हॉर्न है, राइट? अभी मिस्टर सिल्वेरियो का कोई हॉर्न आया नहीं है. इट यूजुअली टेक्स राइनोस जो होते हैं राइनो काफ्स, वो 6 साल के बाद में तेजी से बड़े होते हैं. उसके पहले उनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो होती है. सो द हॉर्न्स ऑफ राइनोज आर मेड अप ऑफ कैराटिन. व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? कैराटिन. सुना हुआ है ना? प्रोटीन होता है, बालों में होता है. जब भी जाते होगे हेयर कट करवाने, अक्सर आपको जो भी सलोन में पर्सन है बोलता होगा कैरेटिन हेयर वॉश करवा लो, कैरेटिन स्मूथनिंग करवा लो. व्हाट इज दैट? दैट इज अ प्रोटीन. ओके, so the same protein, the horn is made up of keratin. Why am I discussing this? Mark my words. Mark my words. कहीं ना कहीं 1-2 साल में ये क्वेश्चन आ सकता है. डिस्क्राइबिंग द कंपैरिजन प्री में ही आएगा, मेंस रिलेटेड नहीं है, बट देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन वेयर दे विल कंपेयर द हॉर्न्स ऑफ राइनोसॉरस, walrus, and the most famous elephants. Okay, the tusk of an elephant, rather, I should say. All right. Now, let us see various different species of rhinoceros. ठीक है, कौन कौन सी इनकी varieties है? Let us find out. So there are black rhino. The status is critically endangered. Indian rhino, they are vulnerable. White rhino जो आपने अभी अभी पिक्चर में देखा. So there are 2 categories. In North America, their status is critically endangered, but in South America, they are near threatened. Then there is Sumatran rhino and Javan rhino. Both are critically endangered. इससे हमें क्या करना है? क्वेश्चन आ जाता है. दे कैन आस्क यू अ रैंडम क्वेश्चन, सो यू हैव टू मेमोराइज इट. यू कैन मेक योर ओन ट्रिक्स, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, but you have to memorize this. All right, let us discuss about the population. So the population of black rhino and Indian rhino have been increasing. Why? I'll also tell you that, but it is increasing. The population of white rhino and Sumatran rhino is decreasing, and the population of Javan rhino is stable for now. All right, why am I discussing this? Note this down. Chitwan Declaration. What does Chitwan Declaration says? This declaration has been given by a group of Asian rhino range countries. Now, when I talk about the Asian rhino range countries, what all are included? What all countries are included? India, Bhutan, Indonesia, Malaysia, and Nepal. These all are the Asian countries where this rhinos are present. Okay. So they have said in this declaration, they have said that they are going to focus on growth of population of rhinos. Okay, they are going to focus on growth of population of rhinos to increase it by 3%. To increase it by 3%. कब तक? डेडलाइन भी तो होनी चाहिए ना.
मैं बोल दूँ कि हाँ 3% इंक्रीज करूँगी, कब तक करूँगी? 6 साल में। दैट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल. व्हाट दे हैव सेड, देयर विल बी अ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 3% एनुअली. ठीक है, ये आपको याद रखना है. आपको कंफ्यूज करने के लिए इस वर्ड को या इस नंबर को चेंज किया जा सकता है. So question will be asked, Chitwan declaration is related to, the options are lion, rhinoceros, hippopotamus, elephants. Quickly answer me in the comments. Come on. Quickly give me an answer. ये तो गलत नहीं होना चाहिए, अभी अभी बताया है मैंने. ठीक है. So Chitwan declaration is related to the rhinos. Moving on further. थोड़ा मैं और इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि हमने पॉपुलेशन की तो बात कर ली, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. हाउ डू वी नो दैट? वी नो इट बाय पॉपुलेशन सेंसस. जैसे ह्यूमंस का पॉपुलेशन सेंसस कैसे होता है, इंडिया में हम डिकेडल सेंसस लेते हैं एवरी 10 years. सो राइनो सेंसस इज टेकन एवरी 3 years. गॉट इट? हर 3 साल में हम इस सेंसस को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? When was the last census conducted? So the 14th census was conducted in 2022 recently. तो अब इसका डेटा भी लर्न करना होगा. सिर्फ इतना लर्न करना है, मैक्सिमम राइनोस कहाँ है इंडिया में? काजीरंगा नेशनल पार्क, फॉलोड बाय जल्दपारा in West Bengal, followed by Orang नेशनल पार्क इन असम. ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी? काजीरंगा. नेक्स्ट वुड बी जल्दपारा, थर्ड वुड बी ओरंग. नाउ देयर इज ऑल्सो वन मोर, पोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी काजीरंगा. एंड वाई इज इट कॉल्ड सो? फर्स्टली बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज सेम. जैसा काजीरंगा में एनवायरमेंट है, सेम यहाँ पर है. सेकेंडली, दिस इज हाइएस्ट. पोबितारो इज हाइएस्ट इन व्हाट? डेंसिटी. हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनोज. ठीक है, होगा काजीरंगा में पॉपुलेशन ज्यादा, नंबर ज्यादा है वहां पे, पर डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है? पोबितारो में. दिस इज ऑल्सो अनदर रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज Mini Kaziranga. So is everything clear about rhinoceros? Any questions you can leave me. Okay, comment section में आपके mind में जो भी question है आप ज़रूर से post करिए. So I think with this we have completed all the articles for today. Please like this video, share it to your friends and other aspirants who are preparing for civil services, and also subscribe the channel if you are satisfied. If you have any suggestions related to this, how to conduct, you can guide me. If you have any suggestions related to topics that you want to know about or you want to discuss about, you can also post them. Namaskar, Shubh Ratri. Thank you.